अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। हंगामेदार रहा मानसून सत्र का दूसरा दिन। जीएसटी और अग्निपथ योजना पे विपक्ष का प्रदर्शन। अग्निवीर भर्ती में जाति पूछने पर बढ़ा ऐतराज। सेना ने दी सफाई, पहली बार नहीं मांगा गया जाति प्रमाण पत्र। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। भूकंप के झटकों से दहला अफगानिस्तान। 24 घंटे में महसूस किए गए 3 झटके। भारत से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर खरीदेगा फिलीपींस। जल्द हो सकता है खरीद पे समझौता। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुरक्षा में देखिए, आत्मनिर्भर बन चुके भारत की ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया लगातार मान रही है, क्योंकि आधुनिक तकनीक की मदद से हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ा ली है। अब दुनिया के तमाम देश जो है वो हिंदुस्तान से हथियार उपकरण खरीदना चाहते हैं। भारत में बना एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर इसी बात की एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि फिलीपींस इस हेलीकॉप्टर को भारत से खरीदने की तैयारी में जुट गया है। आसमान का ताकतवर योद्धा, आधुनिक तकनीक की मिसाल, रफ्तार का बादशाह, सर्विलांस में बेमिसाल। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एडवांस लाइटवेट हेलीकॉप्टर यानी AHL। बात चाहे सरहदों की हिफाजत की हो या समंदर में निगरानी की, मुश्किल हालात में सैनिकों को कहीं पहुंचाना हो या दुश्मन को नेस्तनाबूद करना हो, इस हेलीकॉप्टर में हर वो खूबियां हैं जो इसे युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। हिंदुस्तान में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद अब आसमान का ये लड़ाका पूरी दुनिया में धाक जमाने निकल पड़ा है। AHL की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और यही वजह है कि अब इस हेलीकॉप्टर की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ने लगी है। फिलीपींस अब हिंदुस्तान से ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फिलीपींस भारत से कितने AHL खरीदेगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये डील कम से कम 7 हेलीकॉप्टरों के एक बैच की होगी। बहुत जल्द दोनों देश हेलीकॉप्टरों की इस डील पर समझौता कर सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके इस्तेमाल का दायरा बहुत बड़ा है। फिलहाल इसके 2 वेरिएंट भारतीय सेना में शामिल हैं। युद्ध के लिए इसे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की शक्ल दी जाती है। सर्च सर्विलांस के लिए इसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में बदला जा सकता है। इसे VIP मूवमेंट और आपदा के वक्त राहत कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। जवानों को फौरन कहीं पहुंचाने में ये बेहद कारगर साबित होगा। इसके साथ ये दुश्मन पर हमला बोलने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस हो सकता है। बरसों की मेहनत के बाद HAL ने इस हेलीकॉप्टर को तमाम खूबियों से लैस कर दिया है। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लगा है। इसकी मदद से टारगेट को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड लगे हुए हैं। इसमें समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी की जा सकती है। हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसमें भारी मशीन गन भी लगाई जा सकती है। यह हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे स्वदेशी तकनीक से देश में ही तैयार किया है। HAL ने इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। अब यह हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यह हेलीकॉप्टर समुद्री सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। फिलीपींस चारों तरफ समंदर से घिरा है। इस वजह से फिलीपींस ने इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। समंदर में किसी आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकालने में इस हेलीकॉप्टर को महारत हासिल है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में बेहद कारगर तरीके से काम कर सकता है।
इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि बेरहम मौसम भी इसे बिगाड़ नहीं सकता। समंदर में तूफानी हवाएं भी इस हेलीकॉप्टर की राह भटका नहीं सकती। दिन और रात किसी भी वक्त ये हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। समंदर की सतह से लेकर आसमान तक कोई भी हरकत इस हेलीकॉप्टर के राडार से बच नहीं सकती। भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इसी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नया रूप है। इस हेलीकॉप्टर को इजराइल ने भारत से लीज पर लिया था। मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स भी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। ये हेलीकॉप्टर मॉरिशस की भी सेना का ताकतवर सैनिक बन चुका है। नेपाल की आर्मी एयर सर्विस में भी ये हेलीकॉप्टर तैनात है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तकनीक और ताकत के बेजोड़ मेल से बना ये वो हथियार है जो पूरी दुनिया में भारत के दम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। फिलीपींस के साथ इस डील का फाइनल होना डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में भारत के लिए एक ऊंची छलांग साबित होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की धमक बढ़ी हो। इससे पहले हाल ही में मलेशिया ने भारत के मेड इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, जिसके बाद इसके डील पर बातचीत जारी है। पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा से जुड़ा निर्यात जिस तेजी से आगे बढ़ा है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि रक्षा क्षेत्र में भारत की धमक पूरी दुनिया सुन रही है। दो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये उड़ान भरता है तो पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। 6 किस्म की हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस ये विमान दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने की कुव्वत रखता है। स्वदेशी ब्रह्मोस, फ्रांस की मिसाइल हैमर, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम की ताकत ने तेजस को दुश्मनों के लिए विध्वंसक बना दिया है। मेड इन इंडिया तेजस की इन खासियतों ने उसे चीन के फाइटर जेट की तुलना में मलेशिया की पहली पसंद बनाया है। बड़ी बात यह है कि तेजस ने ये बाजी रूस, चीन और दक्षिण कोरिया के फाइटर प्लेन्स को पछाड़कर हासिल की है। रक्षा सौदे की इस रेस में तेजस के मुकाबले रूस का मिग 35 और यैक 130 युद्धक विमान शामिल थे। चीन का JF-17 भी रेस में था। दक्षिण कोरिया का FA-50 भी रेस में बना हुआ था। लेकिन इन तीनों देशों के फाइटर जेट को पछाड़कर भारत के तेजस ने बाजी मारी। तीनों देशों के फाइटर प्लेन से मिली कड़ी चुनौतियों के बावजूद तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना। इस फाइटर जेट की डील के लिए भारत और मलेशिया के बीच बातचीत जारी है। जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। भारत एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रख रहा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बड़ा है। फिलीपींस के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के सौदे को लेकर भारत की बातचीत जारी है। इससे पहले भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया है। भारत 72 देशों को हथियार बेच रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि साल 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत का नजरिया भी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ भारत अब हथियारों को बेचने वाले देशों की लिस्ट में तेजी से ऊपर चढ़ता चला जा रहा है।
इसके लिए गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। दो 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। भारत ने 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी का निर्यात किया है। ये पिछले साल की तुलना में 54.1% ज्यादा है। भारत का रक्षा निर्यात 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए रहा था। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 सालों में रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात लक्ष्य शामिल है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। मतलब ये है कि सालाना करीब 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। देश का रक्षा निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों में होता है। हाल ही में भारत ने 300 ऐसे हथियारों और उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें स्वदेशी तकनीक से देश में ही बनाया जाएगा। इससे देश की रक्षा जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही हिंदुस्तान हथियार के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ मजबूत कर लेगा। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब साथ ही ये भी बता देते हैं कि भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर बेहद तेजी के साथ काम कर रहा है। अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगने के बाद से ही इन्हें देश में ही तैयार करने की योजना पर तेजी के साथ काम चल रहा था। भारत अब इनका निर्माण करके न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकेगा बल्कि दुनिया के डिफेंस मार्केट में इन उपकरणों को बेच भी पाएगा। इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे होगा ये सब, क्योंकि भारत में अब तक देखिए 156 डिफेंस उपकरणों को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इनमें सबसे पहला नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का है। अदिति जी, और बता दें कि इस लिस्ट में कई मिसाइल्स भी शामिल हैं, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, और इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी सेना की तीनों कमांड्स के लिए ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को भी एक सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। जी हां, साथ ही साथ देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी इस सूची में शामिल है। बात अगर बैटल टैंक की करें तो अर्जुन मारक 1A अपग्रेडेड टैंक भी इस लिस्ट में ही शामिल है। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स पर भी नजर डालें तो एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। जी, और इसके अलावा भारत की इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोटक 19 एयरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम और 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिला है। जी हाँ, यानी मतलब इसका ये है कि भारत जो है वो जल्द ही इन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करके पूरी दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा, बेच सकेगा। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारतीय नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में शामिल हुए और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को यह भरोसा दिया कि भारतीय सेना स्वदेशी मिशन के पथ पर तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण को लेकर सरकार का मिशन भी लोगों को बताया और ये भी कहा कि देश के सैनिकों के हाथ में ऐसे हथियार होने चाहिए जिनके बारे में दुश्मन सोच भी ना सके। चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की 6 बड़ी बातें वो कौन सी हैं जो भारतीय सेना के नए युग का एक संकेत हम सबको दे रही हैं। भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में
अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। किस ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉवित्जर तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में हम इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है। ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों। और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा हमें गर्व होना चाहिए और हमें गर्व है, क्योंकि दुनिया हमारी बनाई हुई चीजें अब अपना रही है। तो बता दें कि जाहिर सी बात है, पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा उपकरणों और हथियारों के मामले में खुद के दम पर काफी कुछ हासिल किया। स्वदेशी उपकरणों पर सेना का जोर है। नई नई योजनाओं के तहत भारत में ही आधुनिक हथियारों को बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा राष्ट्र रक्षा का स्वदेशी मिशन कहां तक पहुंचा है ग्राफिक्स के जरिए। तो फिलहाल तो कोशिश यही है कि देश को हथियार या तकनीक अब विदेशों से ना खरीदनी पड़े। क्या कहते हैं गुप्ता? जी हां, बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है कि भारत की जरूरत के हिसाब से हथियार और तकनीक जो है अब ज्यादा से ज्यादा देश में ही बने। शुभ समाचार ये है कि 70% ज्यादा रक्षा उपकरणों का अब स्वदेशीकरण हो चुका है और आने वाले समय में सेना को देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। जी हां, ये सब कुछ मेड इन इंडिया होगा और मेड इन इंडिया उत्पादों पर बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों उपकरणों के लिए सरकार ने एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। जी हां, और मेक वन योजना के तहत 14 स्वदेशी रक्षा उत्पादन बनाने पर सरकार का जोर है। स्पेशल पर्पस व्हीकल योजना के तहत लंबी दूरी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाने पे भी भारत की योजना है।
जी हाँ, देखिए आईडेक्स योजना के तहत कक्षा में घूमने वाले स्यूडो सैटेलाइट्स बनाने पर भी सरकार जोर दे रही है। और यही नहीं, मेक 2 योजना में जैमिंग सिस्टम्स फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें औद्योगिक स्तर पर डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्म्स का चुनाव किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी स्वदेशी मिशन के तहत बनाए गए हैं। जी हाँ, देखिए सरकार की तरफ पहल की जा रही है और डिफेंस में आयात के खर्च में भारी कमी आ गई है। भारत के स्वदेशी मिशन की कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारतीय कंपनी का उत्पादन 2 सालों में 69,071 करोड़ से आज की तारीख तक 84,643 करोड़ तक पहुंच गया है। तो देखिए, कारगिल युद्ध के 23 साल पूरे हो गए हैं, यानी भारतीय सेना आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रही है। इस बार कारगिल वीरों को याद करने के लिए सेना के 30 जवान मोटर बाइक पर दिल्ली से लद्दाख के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी 26 जुलाई को कारगिल दिवस पर देशभक्ति का संदेश लिए ये जवान द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 23 साल और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए देशभक्ति का संदेश लिए ये 30 जवान मोटरसाइकिल से निकल पड़े हैं। ये भारतीय सेना का ड्रीम अभियान है, जिसके तहत सेना के ये 30 बाइकर्स भारतीय सेना की साहसिक भावना को फिर से जागृत करके कारगिल के बहादुरों की अदम्य भावना और साहस को दोहराने का प्रयास कर रही है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने सेना के ये 30 बाइकर्स दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से निकले हैं, जिन्हें उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटर बाइक रैली का समापन 26 जुलाई को लद्दाख के दरास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर होगा। हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते देशभक्ति का पैगाम लिए ये जवान दरास पहुंचेंगे। ऊंचे पहाड़ी दर्रों और दुर्गम मार्गों पर अपनी इच्छा शक्ति, वीरता और कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए ये 30 जवान कारगिल दिवस पर दरास में देशभक्ति का परचम लहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नए चुने गए राष्ट्रपति की। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया कल पूरी हो गई। 21 जुलाई को नतीजों का अब इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच ये भी माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत में कोई खास चुनौती नहीं है। उनकी जीवन यात्रा को लेकर अब तक काफी कुछ लिखा और पढ़ा गया है, लेकिन इसमें नया सूरत की बेटी का जुड़ गया है नाम, जिसने महज 15 दिनों के भीतर द्रौपदी मुर्मू पर एक किताब ही लिख डाली। ये गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली भाविका माहेश्वरी, उम्र 13 साल। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीवन संघर्ष से प्रेरित होकर भाविका ने एक किताब लिखी है। किताब में भाविका ने बेहद सरल तरीके से द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में लिखा है। भाविका माहेश्वरी ने जो किताब लिखी है उसका नाम भी संघर्ष से शिखर तक रखा है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर किताब लिखने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। भाविका बताती हैं कि जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का नाम सुना तो इंटरनेट पर सर्च करने लगी, लेकिन उनके बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद भाविका को आइडिया आया कि क्यों न एक किताब लिखी जाए, ताकि देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ने वाली महिला के संघर्ष को लोग जान सकें। इन्होंने इतने सारे संघर्षों के बाद ये एकदम ग्रास रूट से है, एक विलेज से है जहाँ लाइट भी नहीं थी, आदिवासी विलेज से है। और हमने सोचा कि जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो जैसे हमें क्यूरियोसिटी हुई कि इन्होंने कैसे किया, वैसे और भी बहुत सारे जनों को होगा, तो इसलिए हमने द्रौपदी मुर्मू जी पर यह किताब लिखी है। द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष पर बेटी किताब लिख डालने के संकल्प को पूरा करने में पिता राजेश माहेश्वरी ने साथ निभाया।
बिटिया की मदद की और करीब 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज ये किताब पूरी हो चुकी है। जब हमारा डिस्कस हुआ है मुर्मू जी के बारे में, तो बोला पापा इसमें तो बहुत बड़ी स्टोरी छुपी हुई है और पूरे विश्व को भारत का एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा, क्योंकि इतने ग्रास रूट से एक लेडीज इतने बड़ी पोस्ट पे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो सबका साथ सबका विकास की बात चलती है, तो कहीं न कहीं एक नीचे तबके का भी मतलब झोपड़ी से आदमी राष्ट्रपति भवन पहुंच सकता है। ये बात मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुनने से तय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद किताब का विमोचन किया जाएगा। इसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और उड़िया भाषा में प्रकाशित करने की तैयारी है। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनती हैं, तो भाविका की ओर से यह किताब उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक लड़के को सामान्य जिंदगी जीने का मौका दिया गया है। पंजाब के रहने वाले लड़के को किडनी में स्टोन की समस्या रही, जिसका इलाज उसने करवाया तो लापरवाही के चलते शरीर के भीतर किडनी और ब्लैडर के बीच का जो कनेक्शन था वो टूट गया, जिसके बाद लड़के ने इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल का रुख किया, जहां युवक की सर्जरी कर किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए फिर से किडनी और ब्लैडर के बीच में कनेक्शन के लिए ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जो है उनका नाम है विपिन त्यागी। उनका ये कहना है कि ऐसे जो केस है वो बहुत मुश्किल आते हैं। डॉक्टर त्यागी के आमतौर किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर दूसरे लोग होते हैं, लेकिन इस केस में डोनर और रिसीवर दोनों एक ही थे। डॉक्टर के मुताबिक सर्जरी के बाद युवक सामान्य है और आगे भी उसे इससे कोई मुश्किल नहीं आने वाली। पंजाब के एक 29 साल के युवक की किडनी में स्टोन था। वो पास के एक अस्पताल में सर्जरी के लिए गया, लेकिन सर्जरी के दौरान उसके यूरेटर, जो कि किडनी और पेशाब की थैली को जोड़ता है, वो भी बाहर आ गया। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को अंजाम दिया फिर श्री गंगाराम अस्पताल में, और यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी ही किडनी को बॉडी के दूसरे हिस्से में शिफ्ट किया। ये एक रेयर सर्जरी है। किस तरह की सर ये सर्जरी थी और आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर सर्जरी अब ये इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है इसकी? जब हमारे पास मरीज आया तो जैसे मैंने बताया कि किडनी और यूरेटर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था। हमारे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि हम किडनी को निकाल दें, बिकॉज अगर किडनी अपना यूरिन बाहर नहीं जा पा रही है उसके शरीर से, तो किडनी का कोई काम नहीं बचता है। दूसरा ऑप्शन था कि हम आंतों से लेके एक नया ट्यूब बनाएं जिसको हम किडनी और पेशाब की थैली के बीच में जोड़ें। बट उस ऑप्शन में परेशानी ये होती है कि जो आंतें होती हैं वो मोशन के लिए बनी है, वो यूरिन के लिए नहीं बनी है, तो एक अननेचुरल चीज हम यूज कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन था इसी किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना। चूंकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं, किडनी ट्रांसप्लांट हम रेगुलरली करते रहते हैं। और नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि जो डोनर होता है उसकी किडनी निकालते हैं और जिसको हमें लगानी होती है, जैसे कि इस पिक्चर में है, जहां पर हमने नॉर्मली किडनी ली डोनर से, जिसमें एक ये लाल रंग की जो दिख रही है इसे हम बोलते हैं आर्टरी, जो नीले रंग की दिख रही है इसे हम बोलते हैं वेन, और एक यूरेटर होता है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार डोनर से लेते हैं और फिर इस किडनी को पेशेंट के अक्सर राइट साइड में जो पैरों में जो नसें जा रही होती है उनसे जोड़ देते हैं। एक नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट में चूंकि हमारे पास यूरेटर की लेंथ अच्छी खासी होती है, तो हम यूरेटर को सीधे ब्लैडर से जोड़ देते हैं। ये एक नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट होता है जिसमें कि एक डोनर होता है जो किडनी देता है और एक रिसिपेंट होता है जो किडनी लेता है। बट इस केस में किडनी देने वाला भी यही इंसान था और किडनी लेने वाला भी यही इंसान था। चूंकि इसकी ये किडनी बिना किसी कनेक्शन के पड़ी हुई थी, हमने इस किडनी को निकाला और उसी मरीज के राइट साइड में जगह बना के किडनी को उसी तरह से जोड़ा जैसे हम नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट में जोड़ते हैं। लेकिन एक अंतर होता है कि इस मरीज के पास यूरेटर नहीं था। अब चूंकि इसके पास यूरेटर नहीं था, तो हमें कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन देना था ताकि हम किडनी और पेशाब की थैली के बीच में कोई कनेक्शन दे सके। और इसी के लिए हमने जो पेशाब की थैली होती है उसी से एक ट्यूब बनाई। मैं इस पिक्चर में दिखा सकता हूं कि हमने ब्लैडर से ही एक ट्यूब बनाई और उस ट्यूब को हमने किडनी से जोड़ दिया। देखिए, आम्रपाली ग्रुप में पैसा लगाकर अपना घर खरीदने वालों की चाह पर लगे ब्रेक जो हैं वो हटने लग गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में घरों को बनाने का काम जो है वो एनबीसीसी कर रही है, जिसने अब खरीदारों को पोजेशन लेटर और चाबियां देने भी शुरू कर दिया है। नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट के 90 खरीदारों को पोजेशन लेटर सौंप दिए गए हैं।
गाढ़ी कमाई के गुम होने से बचकर मिला ये वो दस्तावेज है जिसमें दर्ज है इस महिला के परिवार के सपने, जो 12 साल पहले देखा गया था और अब जाकर वो पूरे हो रहे हैं। ये कहानी अकेली प्रियंका रानी की नहीं है। प्रियंका रानी जैसे हजारों बायर्स की है जो आम्रपाली ग्रुप के फर्जीवाड़े का शिकार हुए और अपनी मेहनत की कमाई को लुटाने के खौफ में जीने को मजबूर हुए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कंपनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनबीसीसी को दिया, एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट को पूरा किए हैं, तो फाइनली आज जाके हमको पोजीशन लेटर मिला। ऐसे ही कई परिवार को उनके आशियाने के दस्तावेज थमाए गए, जिन्होंने 2010 में एक अदद घर के लिए आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। इसमें नोएडा के सेक्टर 76 में मौजूद सिलिकॉन सिटी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें सोमवार को पूजा पाठ कर सिलिकॉन सिटी के 90 बायर्स को उनके घर के पोजीशन लेटर सौंपे गए। जाहिर सी बात है, सावन में सोमवार को ये खत किसी सौगात से कम नहीं। और हमने 2010 में बुक किया था फ्लैट, जो 3 साल में देने का वादा किया गया था, परंतु अब हमें 2022 में जाके मिला है। तो 12 साल वेट करने के बाद एट लास्ट अब हमारा फ्लैट मिला है। आम्रपाली ग्रुप ने 2010 में सिलिकॉन सिटी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग की थी। 2013-14 में खरीदारों को फ्लैट देने का वायदा किया, लेकिन कंपनी ने फर्जीवाड़ा कर खुद को दिवालिया घोषित किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने का जिम्मा एनबीसीसी को सौंप दिया, जिसने मिशन मोड में घरों को बनाकर अब बायर्स को सौंपना शुरू कर दिया। हालांकि 40,000 घरों की संख्या का 1/4 घर ही लोगों को सौंपा जा सका है। हमारी प्रक्रिया पूरी तरह से तीव्रता से चल रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। एनबीसीसी बहुत ही समय समय से निष्पादित कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और जैसे से घर बनते जा रहे हैं उसको हम प्रक्रिया तेज कर दिए हैं, उसको हम बना के देते जा रहे हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स के पूरा होने और लोगों को घरों के पोजीशन लेटर और चाबियां मिलने से नया भरोसा जगा है। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई व्यवस्था ने उनकी गाढ़ी कमाई लूटने से बचा ली। वैसे जिस तरह से आम्रपाली ग्रुप ने फर्जीवाड़े का खेल किया, वो भी हैरान करने वाला नहीं रहा। कि सितंबर 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और मिस्टर पवन अग्रवाल को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया, देखने के लिए कि जो इन्होंने लोगों से होम बायर से पैसा लिया हुआ था उसका किया क्या। हमने इनकी सारे अकाउंट, सारे रिकॉर्ड चेक किए। बहरहाल आशियाने की आस में टूट चुके लोगों के लिए ये खुशी का लम्हा है, जो इनके चेहरे से चिपकी मुस्कान को देखकर समझा जा सकता है। ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें अब नाम और चेहरे बदलते जाएंगे, क्योंकि एनबीसीसी ने 2022-23 के अंत तक सभी बायर्स को घर सौंपने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कई बातें। बिल गेट्स ने कहा है कि सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी सफलता से सीख लेना। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि इंटरेस्टिंग दिलचस्प मेन्यू के साथ कल फिर से हम दोनों की मुलाकात आप सबके साथ होगी। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।